माँ की बेइज्जती क्या होती है, आज सुमन जी ने जाना। सुमन जी की पोती की जन्म की खुशी की पार्टी चल रही है। उनकी पोती आज 1 वर्ष की हो गई है। बेटे बहू ने अपने ऑफिस और पड़ोस के लोगों को एक ग्रैंड पार्टी दी है, लेकिन इस पार्टी में अचानक से सुमन जी की बहू सोनिया उनके पास आती है और चिल्लाती हुई कहती है, माँ जी, आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आता है। मैंने आपको अपनी इतनी महंगी साड़ी पहनने को दी है और आपने उसके ऊपर खाना गिरा लिया। साड़ी देने से पहले मैंने आपको कितना समझाया था कि ढंग से पहनना, मेरी साड़ी बहुत महंगी होती है और आपने मेरी साड़ी खराब कर दी। कपड़े पहनने की बिल्कुल भी तमीज नहीं है और महंगे कपड़े पहनने का शौक रखती हो। सही कहा जाता है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। आप तो अपनी वह सूती साड़ियाँ ही पहना करो, उसी के लायक हो आप। डरती हुई सुमन जी कहती हैं, बहू, यह सब मैंने नहीं किया। उधर से एक बच्चा दौड़ता हुआ आया और उसने खाने को मेरे कपड़ों पर गिरा दिया। अपनी पत्नी की आवाज़ सुनकर बेटा दीपक भी उधर आ गया। देखो ना दीपक, तुम्हारी माँ ने क्या किया। मैंने अपनी इतनी महंगी साड़ी पहनने को दी और सारा खाना मेरी साड़ी पर गिरा दिया। कितनी गंदी कर दी है मेरी साड़ी। सबके सामने दीपक भी चिल्लाता हुआ कहता है, माँ, तुम्हें कपड़े पहनने का बिल्कुल भी तरीका नहीं है। जरा संभल के पहना करो। पूरी साड़ी गंदी करके रख दी है आपने। बेटे बहू की ऐसी बातें सुनकर के सुमन जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने इस 1.25 साल में अपने बेटे बहू के लिए क्या क्या नहीं किया। घर में सुबह से लेकर शाम तक काम वाली बाई बनकर के रह रही हैं, घर के सारे काम कर रही हैं, अपने पति से दूर रह रही है। यह सब तो उन्हें दिखता नहीं है। आज जरा सी किसी और की वजह से इनकी साड़ी गंदी हो गई तो सबके सामने मेरी बेइज्जती कर दी। आंखों में आंसू लिए सुमन जी चुपचाप से बिना खाना खाए ही एक कोने में कुर्सी पर बैठ गई। दरअसल 1.25 साल पहले सोनिया, मेरे खाने का टिफ़िन तैयार हो गया हो तो जल्दी से दे जाओ, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। आज मेरी ऑफिस में बहुत ज़रूरी मीटिंग है। मैंने तुमसे कल ही कह दिया था, फिर भी आज तुम खाना देने में इतना लेट कर रही हो। अगर बन गया हो तो ठीक है, नहीं तो मैं ऑफिस में ही खा लूँगा। जूते पहनते हुए दीपक ने अपनी पत्नी सोनिया को आवाज़ देते हुए कहा, बस तुम्हारा टिफ़िन तैयार है, अभी लेकर आती हूँ। रसोई से टिफ़िन लेकर आई सोनिया थक कर सीढ़ियों पर बैठ गई। दीपक, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मेरा 8वां महीना चल रहा है। अब मुझसे घर के इतने सारे काम नहीं बनते हैं। सुबह सुबह नींद भी पूरी नहीं होती है, तो ऐसा करते हैं, काम वाली बाई रख लेते हैं। सुनते ही दीपक बोला, अगर घर में काम वाली बाई को बुलाएंगे तो बहुत सारे पैसे खर्च हो जाएंगे। इस बारे में हम ऑफिस से आने के बाद बात करेंगे। दीपक के ऑफिस जाने के बाद सोनिया सोचती है, मैं तो बाई रखूंगी। इनको तो सिर्फ पैसों की चिंता है, मेरी और बच्चे की नहीं। जब शाम को दीपक ऑफिस से वापस घर आता है तो सोनिया झट से कहती है, कल से मैं काम वाली बाई को बुलाऊंगी। इस पर दीपक कहता है, मेरे पास इतने फालतू पैसे नहीं हैं। घर खर्चे ही पहले काफ़ी बढ़ चुके हैं। चलो बैठकर कुछ सॉल्यूशन करते हैं। तभी सोनिया की माँ का फ़ोन आ जाता है और वो कुछ ऐसा कहती है जिससे सोनिया काम वाली बाई के लिए खुद ही मना कर देती है। यह सुनकर दीपक हैरान रह जाता है। सोचता है, इसे क्या हुआ, अभी तो लड़ रही थी काम वाली बाई के लिए और अब खुद ही मना कर रही है। सोनिया की आंखों में चमक आ गई। पूछते हुए बोली, मेरे दिमाग में एक प्लान आया है। क्यों ना गांव से माँ और पिताजी को इधर ही बुला लें। इससे मेरा काम धाम भी आसान हो जाएगा और माँ मेरी टेक केयर भी करती रहेगी। अपने माँ बाप के आने की बात सुनकर दीपक का मुंह बन गया। वह कहता है, माँ, पिताजी आएंगे तो उन लोगों का कितना खर्च बढ़ जाएगा।
इधर कहाँ रखेंगे? इसके बारे में सोचा है क्या तुमने? सोनिया बोली, इसकी आप चिंता मत करो, माँ से हम घर का सारा काम करवाएंगे और बाद में जब बच्चा हो जाएगा तब भी तो माँ इसी घर में रहेगी, जिससे मुझे आया की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, यह बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो। दीपक, मेरी माँ का भी फ़ोन आया था। वह भी यही कह रही थी कि अपनी सास को पूरे 1 साल के लिए बुला लेना, जिससे बच्चों के सारे काम वह करती रहेगी। पर दीपक, माँ तक तो ठीक है, पिताजी का क्या काम है? इनको हम इधर बुलाकर क्या करेंगे? पिताजी को गांव में ही रहने दो, उनको इधर बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ माँ की ज़रूरत है। सोनिया, तुम समझती नहीं हो, अगर हम माँ को अकेले इतने समय के लिए बुलाएंगे तो वह नहीं आएंगी। इसलिए हमें पिताजी को भी साथ ही बुलाना पड़ेगा, क्योंकि गांव में उनके खाने पीने की बड़ी समस्या होती है और पिताजी भी बाहर के सारे काम करते रहेंगे। सब्जी लाना, दूध लाना, घर के सारे काम पिताजी देखेंगे। हम दोनों घर की जिम्मेदारियों से पूरी तरह से फ्री रहेंगे और फिर पिताजी को पेंशन भी तो मिलती है। तुम यह क्यों भूल जाती हो कि जब वह इस घर में आएंगे तो अपनी पेंशन का पैसा भी इसी घर के खाने पीने में खर्च करेंगे, तो हमें खाने पीने के पैसे भी खर्च नहीं करने पड़ेंगे। हम सारे पैसे पिताजी से खर्च करवाएंगे। दीपक की बात सुनकर सोनिया खुश हो जाती है और दीपक से कहती है, मुझे नहीं पता था तुम इतनी आसानी से मान जाओगे। अपने सास ससुर को अपने पास बुलाने के लिए तैयार हो जाती है। दीपक अपनी माँ को फ़ोन करके कहता है, माँ, सोनिया की तबीयत बहुत ख़राब है। उसका 8वां महीना चल रहा है। काम करने में भी बड़ी समस्या होती है। इधर तो अब इतनी आसानी से काम वाली बाई भी नहीं मिलती है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? तुम आ जाओ माँ। सीधी सादी सुमन जी अपने बेटे से कहती हैं, बेटा तुम चिंता मत करो, मैं कुछ ही दिनों में तुम्हारे पिताजी को लेकर तुम्हारे पास आ जाऊंगी, क्योंकि वैसे भी अब बहू को मेरी ज़रूरत पड़ेगी। सुमन जी तो बड़े लाड प्यार और हमदर्दी के साथ अपने बेटे से आने के लिए कह देती हैं, लेकिन उनको तो इस बात की जरा सी भी भनक नहीं थी कि बेटे बहू उन्हें अपने इधर किस इरादे से बुला रहे हैं। शाम को सुमन जी के पति आनंद जी घर आते हैं तो सुमन जी कहती हैं, बेटे का फ़ोन आया था, अपने पास आने के लिए कह रहा है, हम दोनों को बुलाया है। अरे भागवन, इतनी जल्दी जाने की क्या ज़रूरत है? अभी बहू की डिलीवरी में पूरे 2 महीने का समय है, तो जब उसकी ज़रूरत होगी तब चली जाना। पता नहीं दिल्ली जैसे शहर में हमें अच्छा लगेगा भी या नहीं। घर भी उनका छोटा होगा, क्योंकि दिल्ली में तो घर छोटे छोटे होते हैं। तुम ऐसा करना, बेटे से बोल देना हम 2 महीने बाद आएंगे। अरे नहीं नहीं, तुम कैसी बातें कर रहे हो? बेटे का फ़ोन आया था, उसे हमारी ज़रूरत है। हम ऐसे में अपने बेटे को कैसे छोड़ सकते हैं? मैं उसको मना नहीं कर सकती। अब तो मैंने उसे हाँ कर दिया है और हमें चलना ही होगा। और फिर अपने बहू बेटे के पास जाने में तुम इतना क्यों सोच रहे हो? कोई पराये थोड़ी ना है जो तुम इतना दिमाग लगा रहे हो। अपनी पत्नी की जिद की वजह से आनंद जी और सुमन जी अपने बेटे बहू के पास हफ्ते बाद पहुंच जाते हैं। जब सुमन जी अपने बहू बेटे के घर गई थी तो बेटे ने कह दिया था, माँ, बहू की तो 2-3 दिनों से तबीयत खराब है, उसको बुखार आ रहा है और उल्टियाँ हो रही है। अभी तक तो मैं जैसे तैसे खाना बनाकर काम चला रहा था, अब आप आ गई हैं तो रसोई को संभाल लीजिए और बाकी घर भी अब आपके हवाले है। बेटे की इतनी प्यार भरी बातें सुनकर माँ को लगा, देखो मेरा बेटा मुझे कितना प्यार करता है, कितना अपनापन है मेरे बेटे ने। सारे घर की जिम्मेदारी आते ही मुझे सौंप दी है, कुछ अपना पराया नहीं करता है। धीरे धीरे सुमन जी घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल लेती हैं, पूरे घर के काम करती हैं। सुबह नाश्ते से लेकर दोपहर का खाना, रात का खाना, घर की सफाई, बर्तन धुलना, सब कुछ
अब सुमन जी के जिम्मे आ गया है। कभी कभी आनंद जी भी अपनी पत्नी को दिन भर काम में लगा हुआ देखते हैं तो कहते हैं, भगवान, इतना काम तो तुम गांव के घर पर भी नहीं किया करती थी। इधर पूरा दिन काम में लगी रहती हो, कहीं अपनी तबीयत खराब मत कर लेना। आशा जी कहती हैं, बस घर में सब कुछ अच्छे से निपट जाए, मैं यही चाहती हूँ। कुछ दिनों की बात है, तभी अपने कमरे से सोनिया आवाज़ देती हुई कहती है, माँ जी, मेरी चाय का समय हो रहा है, आप मुझे चाय बनाकर दे जाइए। बहू, अगर तुम्हें भूख लगी है तो मैं फल काट कर दे जाती हूँ। ऐसे समय में खाली पेट चाय पीना अच्छी बात नहीं होती, पेट में जलन होने लगती है। सोनिया कहती है, माँ जी, आप मुझे ज़्यादा मत बताइए, मैं आज की पढ़ी लिखी लड़की हूँ, मुझे सब कुछ पता है, मुझे बस चाय पीना है, आप चाय बनाकर दे जाइए। सुमन जी को अपनी बहू की बात का थोड़ा सा बुरा लगता है। इतना काम करने के बाद भी बहू उनसे इस तरह से बात करती है। आखिरकार वह भी समय आ जाता है जब घर में एक नन्हे मेहमान के रूप में प्यारी सी बेटी आती है। घर में सभी लोग खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। आनंद जी और सुमन जी तो दादा दादी बन गए हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं। दादी बनने पर सुमन जी अपनी बहू की पूरी सेवा कर रही हैं, समय से खाने पीने के लिए देती हैं, अपनी बहू का बहुत अच्छे से ख्याल रखती हैं। एक महीना कैसे गुजर जाता है टाइम का पता ही नहीं चलता। लेकिन अब सोनिया को घर में बैठे हुए अपने ससुर जी खटकने लगे हैं। उसे ऐसा लगता है कि वह तो किसी काम के ही नहीं हैं। घर में सारा काम तो सास करती है, ससुर जी तो घर में बैठकर काम बढ़ाते रहते हैं। उनकी वजह से मुझे घर में बहुत दिक्कत होती है। दीपक, तुम ऐसा करो, अपने पिताजी को गांव भेज दो, मुझे उनको अपने साथ नहीं रखना है। मुझे तो बस माँ जी की ज़रूरत है, पिताजी की नहीं, क्योंकि घर के सारे काम तो माँ जी करती हैं और अब तो तुम्हारे पिताजी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, पूरे दिन खांसते रहते हैं। शाम को दीपक अपने पिताजी के कमरे में आकर कहता है, पिताजी, मैं सोच रहा हूँ कि आप कुछ दिनों के लिए गांव चले जाएं। क्यों बेटा, ऐसा क्यों कह रहे हो? अपने पिताजी को गांव क्यों भेजना चाहते हो? सुमन जी ने आश्चर्य से पूछा। अरे माँ, तुम्हें तो पता है, पिताजी को महीने भर से खांसी आ रही है, घर में सभी लोग रहते हैं, छोटा सा बच्चा भी है, घर इतना बड़ा तो है नहीं कि सभी एक दूसरे से ना मिले, तो यह डर लगता है कि कहीं पिताजी के खांसने की वजह से हम सभी बीमार ना पड़ जाएं, और छोटे बच्चों का तो बहुत ख्याल रखना पड़ता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि पिताजी गांव चले जाएं। बेटा, फिर तो तुम मेरा भी टिकट कर दो गांव जाने का, मैं भी तुम्हारे पिताजी के साथ गांव चली जाऊंगी। दीपक चिल्लाते हुए कहता है, नहीं माँ, तुमसे कितनी बार कहा है, तुम गांव नहीं जाओगी, तुम इधर ही रहोगी, और तुम्हारी ज़रूरत तो अभी इधर ज़्यादा है, तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? अपनी बहू को इस हाल में छोड़कर गांव जाने की बात भी कैसे कर सकती हो? सुमन जी का अपने पति को अकेले गांव भेजने का बिल्कुल भी मन नहीं है, और खासकर तब जब उनकी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन बेटे बहू सुमन जी को गांव जाने नहीं देते हैं, सिर्फ पिताजी को अकेले गांव भेज देते हैं। एक साल बाद दीपक और सोनिया अपनी बेटी की जन्म की खुशी में एक पार्टी रखते हैं, जिसमें वह अपने सारे ऑफिस के दोस्तों को और पड़ोस के लोगों को बुलाते हैं। पार्टी वाले दिन सुमन जी अपने बेटे के पास जाती हैं और उससे कहती हैं, बेटा, मुझे पार्टी के लिए नई साड़ी दिला दे, मेरे पास एक भी अच्छी साड़ी नहीं है पहनने के लिए। इतना सुनते ही दीपक बोला, क्या माँ, इस उम्र में तुम्हें कौन देखेगा नई साड़ी में, सोनिया से लेकर पहन लो और जाओ यहाँ से। सुमन जी इतना सा मुंह लेकर बैठ गई, लेकिन करती भी क्या, फिर सोनिया के पास गई। अपनी बहू के पास आकर कहती हैं, बहू, मेरे पास अच्छी साड़ी नहीं है, अगर तुम्हारे पास कोई अच्छी सी साड़ी हो तो पहनने को दे दो,
जो भी साड़ियाँ गांव से लेकर आई थी वह तो 1.25 साल में पहन पहन कर सारी पुरानी हो गई। एक भी नई साड़ी नहीं है। माँ जी, मेरी साड़ियाँ बहुत महंगी हैं और मैं बहुत संभाल के अपनी साड़ियों को पहनती हूँ। लेकिन चलो, तुम कह रही हो तो मैं तुम्हें अपनी एक साड़ी दे दूँगी। लेकिन ध्यान रखना, उस साड़ी पर कोई दाग नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मेरी साड़ियाँ हमेशा ड्राई क्लीन होकर के आती हैं। ठीक है बेटा, मुझे अपनी ज़्यादा महंगी साड़ी मत देना, सिंपल सी साड़ी दे दो, मैं तो उसी को पहन लूँगी। सोनिया अपनी अलमारी से एक साड़ी निकालकर सुमन जी के सामने फेंक कर देती है। यह लो, इस साड़ी को पहन लो। ऐसी साड़ी तुमने कभी जिंदगी में भी नहीं पहनी होगी, जैसी आज मैं तुम्हें पहनने के लिए दे रही हूँ। बहू की ऐसी बातें सुनकर के सुमन जी का मन खराब हो गया। अब उनका बहू की साड़ी पहनने का मन नहीं हो रहा था, लेकिन क्या करती। बेटे ने भी नई साड़ी दिलाने से मना कर दिया था और अपना सारा बैग भी छान लिया। उसमें तो एक भी ढंग की साड़ी नहीं थी। मजबूरी में उन्होंने बहू की साड़ी पहन ली। शाम को सभी मेहमानों का आना जाना शुरू हो गया। कोई डांस कर रहा है तो कोई खाना खा रहा है। सुमन जी भी कुर्सी पर बैठी हुई खाना खा रही हैं, लेकिन उन्हें अपने पति की बहुत याद सता रही है। अगर इस पार्टी में उनके पति भी होते तो कितना अच्छा लगता। मैं इधर इतना अच्छा खाना खा रही हूँ और मेरे पति उधर रूखा सूखा बनाकर खा रहे होंगे। अब बस मैं बेटे से बात करूँगी कि मुझे आए हुए 1.25 साल हो गया है। पोती भी अब 1 साल की हो गई है। अब तो मेरे गांव जाने का टिकट करा दे। तभी एक बच्चा आकर के उनकी टेबल में धक्का दे देता है, जिससे टेबल पर रखी हुई खाने की प्लेट उनके कपड़ों पर आकर गिर जाती है। उसके बाद बहू बेटा दोनों ही सभी लोगों के सामने अपनी माँ की खूब बेइज्जती करते हैं। सुमन जी अपनी बहू बेटे की खरी खोटी सुनने के बाद एक कोने में चुपचाप से बैठी हुई हैं। उनकी आंखों में आंसू भरे हुए हैं। वह उस समय को कोस रही हैं जब उन्होंने बहू से पहनने के लिए साड़ी मांगी थी। अब तो पूरी पार्टी में सुमन जी के गले से एक निवाला भी नहीं उतरा। पार्टी होने के बाद वह घर आ गई। उन्होंने बहू की साड़ी को उतार कर एक तरफ रख दिया और बहू से कहा, बहू, इस साड़ी को कल धोकर साफ करके तुम्हें दे दूंगी। तो सोनिया फिर से चिल्लाते हुए कहती है, मेरी साड़ी को धोने की हिम्मत भी मत करना, सारा कलर एक दूसरे में मिल जाएगा। मेरी साड़ी घर पर नहीं धुलेगी, उसके लिए 700 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। 700 रुपये निकाल कर रख देना, मैं उसको ड्राई क्लीन पर भेज दूंगी। क्या बहू, 700 रुपये? जितने पैसों में यह साड़ी धुलेगी, इतने में तो मेरी एक नई साड़ी आ जाएगी। हाँ, तो मैं तुम्हारी तरह फटीचर साड़ियाँ नहीं पहनती हूँ। बहू की बातें सुनकर सुमन जी का अब इस घर में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। उन्हें लग रहा है कि कब वह गांव जाए। एक दिन बहू बच्चे को नहलाने गई थी। बहू का फ़ोन डाइनिंग टेबल पर रखा था। सुमन जी अपने छोटे से पर्स से एक पर्ची निकालती हैं और अपने पति को फ़ोन मिला दिया। आनंद जी, सुमन जी की उदास भरी आवाज़ सुनकर कहते हैं, क्या हुआ सुमन, तुम ठीक से बात क्यों नहीं कर रही हो? सब ठीक तो है, बस अब तुम मुझे गांव बुला लो। पोती भी अब 1 साल की हो गई है। अब तो मुझे गांव आना है, इधर नहीं रहना है। सुमन जी इतने महीनों की आप बीती अपने पति को फ़ोन पर सुना देती हैं। इसको सुनकर के आनंद जी को बहुत बुरा लगता है। आनंद जी ने हमेशा अपनी पत्नी को बहुत ही इज्जत के साथ रखा है, कभी भी उसके स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करने दिया है। लेकिन आज मेरी पत्नी को बहू बेटे ने बड़ी महफिल में इतना कुछ सुना दिया है। उसको यह भी नहीं लगा कि उसकी माँ इतने दिनों से उसकी पत्नी, बच्चे की और उसकी सेवा कर रही है, अपना समझ के जी जान से काम करने में लगी है। आनंद जी तुरंत ही अपना दिल्ली जाने का टिकट कर लेते हैं। सुमन जी इतनी सी ही बात कर पाती है कि पीछे से
सोनिया आकर फ़ोन छुड़ाते हुए कहती है, मुझसे बिना पूछे तुमने फ़ोन छूने की हिम्मत कैसे की? और किससे बात कर रही हो? शर्म नहीं आती है चोरी छुपे बात करने में? अरे बात करनी थी तो मुझसे पूछ कर लेती। बहू, मैं तो सिर्फ गांव में तुम्हारे ससुर जी से बात कर रही थी, उनकी तबीयत के बारे में पूछ रही थी। अब बहू, मुझे भी गांव जाना है। तुम्हारे पिताजी ने टिकट कर लिया है, वह 2 दिन में मुझे लेने आ रहे हैं। सोनिया अपनी सास के गांव जाने की बात पर कुछ नहीं कहती है, क्योंकि उसका तो सारा काम निकल गया है। बेटी भी अब 1 साल की हो गई है। बेटी की सेवा भी अच्छे से करा ली। सासू माँ की अब इस घर में कोई ज़रूरत नहीं है। बहू बेटे के घर में सुमन जी का एक पल भी मन नहीं लग रहा है, क्योंकि बात बात पर बहू उनको अपमान करती है और बेटा कभी कुछ नहीं कहता, बल्कि अपनी पत्नी की बातों में हाँ मिलाते हुए माँ का अपमान कर देता है। ना तो यह देखा कि कौन है और किसके सामने बात कर रहा है। 2 दिन बाद आनंद जी बहू बेटे के घर आ जाते हैं। आनंद जी अपने साथ 2 पैकेट लाए हैं। वह पैकेट बाहर हॉल में रख देते हैं। थोड़ी देर बाद बहू अपने कमरे से निकल कर आई। उन पैकेट को देखकर खोल कर देखने लगी। उसमें तो बहुत सुंदर सुंदर महंगी साड़ियाँ रखी हुई हैं। बहू को लगा शायद यह साड़ियाँ मेरे पतिदेव मेरे लिए लेकर आए हैं। उसे तो भनक ही नहीं थी कि उसके ससुर जी भी आ गए हैं, क्योंकि जब वह आए थे तो सोनिया उस समय अपने कमरे में आराम से सो रही थी। पिताजी के आने के कुछ समय बाद ही दीपक भी ऑफिस से घर आ गया था, तो उसे लग रहा था कि दीपक उसके लिए कुछ सरप्राइज गिफ्ट लेकर आया है। सोनिया फटाफट से साड़ियाँ अपने कमरे में लेकर के गई। उनमें से एक साड़ी पहन ली। बहुत सुंदर साड़ी थी। एक का रंग एकदम से लाल था और एक हरे रंग की साड़ी थी। वह साड़ियाँ कम से कम 5-7 हजार की होंगी, उससे तो नीचे नहीं थी, क्योंकि साड़ियों की परख नेहा को बहुत अच्छी तरह से थी। वह हमेशा महंगी साड़ियाँ ही खरीदना पसंद करती थी। सोनिया ने लाल रंग की साड़ी पहन ली और अपने कमरे से निकलकर दीपक को आवाज़ देकर कहा, दीपक देखो मैं इस साड़ी में कैसी लग रही हूँ। दीपक ने जब उसे लाल रंग की नई साड़ी में देखा तो पूछा, सोनिया यह साड़ी तो बहुत सुंदर है, पर तुमने कब खरीदी? मुझे बताया भी नहीं। सोनिया और दीपक की आवाज़ सुनकर के आनंद जी और सुमन जी भी कमरे से बाहर निकलकर आ गए। सोनिया कहती है, क्या दीपक यह साड़ियाँ तुम नहीं लाए हो मेरे लिए? अरे कितनी सुंदर सुंदर 2 साड़ियाँ तुम मेरे लिए लेकर आए हो, तभी तो मैंने यह पहनी है। इधर ही हॉल में तो रखी थी। सुमन जी, दीपक और सोनिया को कुछ समझ नहीं आता। आनंद जी कहते हैं, बहू वह साड़ियाँ दीपक नहीं मैं लेकर आया था, और वह साड़ी मैं अपनी पत्नी सुमन के लिए लेकर आया था। दरअसल बहुत दिनों से उसने साड़ियाँ नहीं खरीदी थी, तो मैंने सोचा उसके लिए कुछ अच्छी सी साड़ियाँ लेकर चलो। मुझे यह पसंद आई तो लेकर आ गया। अपने ससुर जी की बात सुनकर सोनिया के बदन में तो जैसे आग ही लग गई। उसे तो ऐसा लग रहा था कि उसने साड़ी को पहनकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। दीपक गुस्सा करते हुए कहता है, क्या पिताजी यह साड़ी आप लाए हो? इतनी सुंदर और महंगी साड़ियाँ, वह भी माँ के लिए। माँ इतनी महंगी और सुंदर साड़ियाँ कब से पहनने लगी, और बुढ़ापे में पर इतनी महंगी साड़ियाँ पहनकर उनको जाना भी कहाँ है। आनंद जी अपने बेटे बहू की बातों से पहले ही दुखी थे, लेकिन जब उन्होंने अपनी बहू बेटे के मुंह से इस तरह की बातें सुनी तो वह गुस्सा उबल पड़ा। क्यों बहू, महंगी साड़ी पहनने का हक सिर्फ तुम्हें है? क्या तुम ही महंगी साड़ी पहन सकती हो? तुम ही ने तो कहा था ना कि तुम्हारी माँ सूती साड़ी पहनने लायक भी नहीं है, क्योंकि वह महंगी साड़ी पहनना ही नहीं जानती है। इसलिए मैं उसके लिए महंगी साड़ियाँ लेकर के आया हूँ। दीपक, यह मत सोचना
कि वह महंगी साड़ियाँ पहन नहीं सकती है। मैं भी अच्छी खासी नौकरी करता था, अभी भी मुझे पेंशन मिलती है, लेकिन वह तो सुमन जी हैं, हमेशा साधारण जिंदगी जीना पसंद करती हैं, इसलिए उन्होंने कभी महंगी साड़ियाँ नहीं खरीदी। अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई में हमेशा पैसे खर्च करने के लिए कहा है, लेकिन अपने ऊपर उन्होंने ज़्यादा पैसे कभी खर्च नहीं किए हैं। इसलिए आज सोचा कि अपनी पत्नी को महंगी साड़ियाँ पहनने के लिए देते हैं, जिससे कम से कम कोई उसे यह तो ना कह सके कि तुम महंगी साड़ियाँ नहीं पहन सकती हो। ससुर जी के मुंह से टक्के सा जवाब पाकर सोनिया और दीपक पानी पानी हो गए। उन्हें तो जवाब ही नहीं मिल रहा था कि वह अपने माता पिता को क्या जवाब दें। सोनिया अपने कमरे में चली गई और दीपक भी दीवारों को देखने लगा, अगल बगल झांकने लगा। चलो सुमन, तुम अपना सामान तैयार कर लो, हम आज शाम को ही ट्रेन से गांव के लिए निकल जाएंगे। अभी इधर रहने की तुम्हें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हम अपने घर में बहुत सुखी हैं, बहुत अच्छे से रह सकते हैं। आनंद जी हाल में खड़े होकर आवाज़ देते हुए कहते हैं, बहू जरा वह महंगी वाली साड़ी लाना, वह तुम्हारी सास की महंगी साड़ियाँ हैं। अब तो तुम अपनी सास से नहीं कहोगी कि उसे महंगी साड़ी पहनने का तरीका नहीं है। अब तो तुम्हारी सास भी महंगी साड़ियाँ पहनने लगी है। अपने ससुर जी से सोनिया ने ऐसा जवाब पाया है कि बिना थप्पड़ खाए ही उसके गाल पर ऐसे लग रहा है किसी ने जन्नाटेदार थप्पड़ मारा हो। वह जल्दी से उन साड़ियों को वापस पॉलीथीन में रखकर हॉल में रख गई। जाते समय आनंद जी ने अपने बेटे दीपक से कहा, बेटा तुम्हारी माँ ने तुम्हें बहुत लाड प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया था। तुम्हारे किसी भी शौक में उसने कमी नहीं रखी है, लेकिन उसे क्या पता था कि जिस बेटे के लिए वह जिंदगी भर इतना त्याग करती आई है, बाद में वही बेटा उसके त्याग का मजाक उड़ाएगा। तुम जैसे स्वार्थी बेटों के कारण ही बूढ़े माँ बाप बुढ़ापे में दुखी रहते हैं। तुम जिंदगी में तो आगे बढ़ गए, लेकिन अपने माँ बाप को पीछे छोड़ गए। जिसने तुम्हें उंगली पकड़कर इस लायक बनाया, इस ऊंचाई पर पहुंचाया, आज तुम उस ऊंचाई पर पहुंचकर उसे देखना ही भूल गए। अरे बहू तो पराए घर से आई है, लेकिन तुमने तो अपनी माँ का संघर्ष देखा था, तो कम से कम तू ही अपनी माँ का साथ दे देता। एक साड़ी ही तो गंदी हुई थी। अरे तेरे लिए तो तेरी माँ ने कितनी साड़ियाँ गंदी की थी, तुझे उसका अंदाजा भी नहीं है। इतना कहकर आनंद जी अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर अपने गांव के लिए निकल जाते हैं। पीछे से बेटा और बहू पश्चाताप की अग्नि में जलते रह जाते हैं। हालांकि उन्हें बाद में अपनी गलती का एहसास होता है और वह कई बार फ़ोन करके कोशिश भी करते हैं, लेकिन उधर आनंद जी अपने बेटे बहू का फ़ोन ही नहीं उठाते हैं। आखिरकार 5 महीने बाद बहू बेटे गांव आकर अपने माता पिता से अपने किए की माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं, मुझे माफ़ कर दो पिताजी। मुझे समझ में आ गया है कि माँ ने मेरे लिए क्या क्या किया है और मैंने माँ को एक छोटी सी बात के लिए इतना कुछ सुना दिया। यह मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे माफ़ कर दो। मुझे माँ से वह सब नहीं कहना चाहिए था। मुझे माफ़ कर दो माँ। यह कहकर दीपक और सोनिया रोने लगते हैं। सुमन जी अपने बेटे को माफ़ करते हुए कहती हैं, बेटा मुझे तुमसे पूरी ज़िंदगी कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पिताजी को पहले से ही पेंशन मिलती है। तो तुम यह कभी मत सोचना कि मैं तुमसे पैसे की कोई उम्मीद रखती हूँ, क्योंकि तुम्हारे पिताजी को जितनी पेंशन मिलती है उतने में हम अपना बुढ़ापा बहुत अच्छे से काट लेंगे। लेकिन हाँ, इज्जत और मान सम्मान जरूर देते रहना, उसके बिना हम नहीं रह पाएंगे। अगर इतना सा रिश्ता बनाए रखना चाहते हो
तो अपनी माँ और बाबूजी का हमेशा सम्मान करना। तो दोस्तों यह बात सच है कि माँ बाप हमारे लिए बहुत कुछ कुर्बानियाँ देते हैं। कुछ फटा पुराना पहनते रहेंगे, लेकिन अपने बच्चों को ब्रांडेड जूते पहनाएंगे, ब्रांडेड कपड़े पहनाएंगे, और वही बच्चे बड़े होकर के अपने माँ बाप के पहने हुए कपड़ों की हंसी उड़ाने लगते हैं, माँ बाप की जीवन शैली पर उंगली उठाने लगते हैं, जबकि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। जय माता।